हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी एक नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है अमर सुहाग। ये हमारे एक सैनिक की कहानी है, उसके परिवार की कहानी है और उसकी भावनाओं की कहानी है। इसमें कहीं कहीं लोकगीतों की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें मैं अपना स्वर देने की कोशिश करूँगी। कहानी प्रस्तुत है अमर सुहाग। वो पलंग पर कपड़े बदले बिना ही निष्प्राण से गिर गई थी। साइड रैक पर रखा चेक पंखे की हवा से फड़फड़ा रहा था। उसका मस्तिष्क शून्य सा हो गया था। बीच बीच में कुछ समय तक न वो सोच पा रही थी, न कुछ सुन पा रही थी। दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर आते ही पास पड़ोस के लोग अंदर आ गए थे। वो एकटक छत की ओर देख रही थी और उसे पूरा कमरा, वो उसमें बैठे हुए लोग घूमते हुए नजर आ रहे थे। शमशान जैसे वातावरण में उसे बस निकेत का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो उसे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। पहले भी वो उसे छोड़कर सीमा पर गया है, पर इस बार मन मानने को तैयार ही नहीं था। पर वो कर भी क्या सकती है। उसने भी तो अपनी जिद पर अड़कर निकेत से शादी करने की बात सबको बताई थी और सबको निसहाय कर दिया था। निकेत से शादी करने की उसकी जिद ने पूरे घर में तहलका मचा दिया था। बाबूजी और भैया चीखे चिल्लाए थे। माँ लगातार रोती रही थी। बहनों व भाभीियों ने खरी खोटी सुनाई थी। पर उस पर तो निकेत छा गया था और वो निकेत के साथ ट्रेन में बैठकर चल पड़ी थी। रास्ते भर सखियों के साथ गाई जाने वाली कजली के बोल उसके कानों में गूंजते रहे थे। कच्ची नीम की नमकोरी सावन कैसे झूलूंगी, बाबा दूर मत जाना दादी नहीं बुलाएंगी। उसे तो बाबा दादी ने फिर सचमुच कभी नहीं बुलाया था। मायका छूट गया था। ससुराल वालों के मन से उसे कभी अपनाया नहीं था, परंतु स्पष्ट विरोध भी नहीं किया था। बाद में पता चला था कि जिठानी अपनी बहन की शादी निकेत से करना चाहती थी। निकेत उसके शहर में उस किसी रिश्तेदारी में गए थे और उसे अपना करीबी रिश्तेदार बनाकर ले आए थे। शादी ससुराल में ही संपन्न हुई थी, लेकिन उत्साह किसी में नहीं था। शायद सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मात्र उसकी एक विधवा ननंद ने आत्मीयता दिखाई थी और वो अपना काम निपटाकर उसके पास आ जाती थी। उसकी दुनिया निकेत के आसपास ही केंद्रित होकर रह गई थी। शादी के बाद वे ताजमहल से लेकर कन्याकुमारी तक घूमने गए थे। उस समय खुशियां पेड़ पत्तों तक में समा गई थीं। रात को तारे छोटे छोटे बल्ब से लगते थे और हवा शहनाई सी गूंजती थी। निकित ने ढेरों फोटो खींचे थे। शायद उसे होनी का आभास था। अब तो उन तस्वीरों के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। निकेत बच्चा जल्दी चाहता था, पर उसने विरोध किया था। क्या पता था उसे। छुट्टियां खत्म होते ही निकेत चला गया था और वो भीड़ भरे उस वीराने में उसका इंतज़ार करने के लिए रह गई थी। उसके खत आते थे और कुछ लम्हों के लिए उदासी व इंतज़ार खत्म हो जाता था। कुछ समय बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता था। खाली समय में वो टूटी फूटी चीज़ों से वॉल हैंगिंग, सिलाई बुनाई करती रहती थी। इसलिए पड़ोस की कुछ लड़कियां भी उसके घर आने जाने लगी थीं। वैसे वो नहीं चाहती थी कि निकेत के आने पर कोई लड़की उसके घर आए। निकेत ने उसे एक अपनी प्रेम कहानी सुनाई थी और वो अंदर तक सिहर गई थी। तब भी वो खुशी से सिहर गई थी जब छोटी ननन की शादी तय हो गई थी। निकेत को आना था। उसका खत आ गया था। उसने लिखा था, फैमिली क्वार्टर मिल गया है, इस बार गुंजा भी मेरे साथ में आएगी। पढ़कर उसे लगा था कि पूरे आंगन में वो नाचती फिरे
उसी शाम उसने लहक लहक कर गाया था, हटियन सिंदूर मांग भाई बाबुल, चुनरी मोल बिकाई रे, यही सिंदूरा के रे कारण बाबुल, छोड़ो मैं देश तुम्हार। पास बैठी सास की आंखें भीग गई थीं। छोटी ननन की आंखें तो पिया मिलन के सपने देख रही थीं, पर बड़ी ननन सिसक सिसक कर रोने लगी थी। अगले दिन निकेत आने वाला था और वो हवा में उड़ती फिर रही थी। कभी जिठानी के साथ काम करवाने का प्रस्ताव, तो कभी सास के सिर में तेल डालने पहुंच जाती थी। कभी ननन से ठिठोली, तो कभी ससुर के कपड़े धोने बैठ जाती थी। यहाँ तक कि छोटी ननन ने ताना मार ही दिया था, भैया के आने की खबर ने तो तुम्हें सचमुच 16 वर्ष की बालिका बना दिया है, वरना हम लोगों की खबर लेने की तुम्हें फुर्सत कहाँ थी। शाम को निकेत आ गया था। उसने बरामदे में खड़े होकर उसे निहारा था। निकेत माँ वो भाभी के पैर छूने झुका था, तभी दोनों की आंखें मिली थीं। वो झट अपने कमरे में चली गई थी। आईना भी मुस्कुराकर उसके श्रृंगार की तारीफ करने लगा था। तभी निकेत आईने में उसे दिखा था और वो जैसे होश खो बैठी थी। रात ननन की भांवरें पड़ रही थी। निकेत एक तरफ उदास खड़ा था, शायद बहन की विदाई का दुख था। उसने जेठानी को कोहनी मारकर खुद गाना शुरू कर दिया था, जैसे सिंदूरम सिंदूर लपके, जैसे गंगा जल पानी नाय, मड़ई के नीचे बेटी हमारी, लपके पिया के साथे नाय। आवाज़ सुनकर निकेत ने उसकी तरफ देखा था और उसने तिरछे घूंघट से निकेत को निहार कर गाया था, अंग पसीजे मुख चूनर भीगे, सलोने सैया बेनिया डोलावो ना। निकेत मुस्कुरा दिया था और वो मानो बिना पंख आसमान में उड़ने लग गई थी। ननन की विदाई के 10 दिन बाद वो और निकेत भी नए घर में आ गए थे। निकेत रोज घर सजाने के संबंध में कोई न कोई सुझाव देता था। गुंजा अपना फोटो बेडरूम में लगाते हैं और माँ बाबूजी का ड्राइंग रूम में, ठीक रहेगा ना? और वो हाँ में सिर हिला देती थी। उन दिनों तो रसोई में भी दिवाली सी छाई रहती थी। रोज कुछ न कुछ नया बनाकर निकेत को वो खिलाना चाहती थी। वैसे संयोग ही था कि खाने में उसकी पसंद निकेत से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। एक बार उसने निकेत की एक आदत का जम कर विरोध किया था। बात एक पार्टी की थी। निकेत ने 1-2 पैग लगा लिए थे और ऑर्केस्ट्रा पार्टी में आई हुई लड़की को चिपका कर चूम लिया था। बाद में निकेत ने उससे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन लड़कियों के मामले में वो उतना ही दिलेर था जितना युद्ध लड़ने में। राखी के दिन तो उसने पूरा समय गुंजा गुंजा करते हुए बिता दिया था। चलो यहाँ चलें, चलो वहाँ चलें। शाम को बोला था, गुंजा तुम्हारा मायका छूट गया है, इस बात का एहसास तुम्हें ज़रूर हुआ होगा। पर उसने निकेत के सीने में सिर छिपा कर कहा था, मेरे तो मायका व ससुराल दोनों तुम्हें हो। सब लोग उठकर चले गए थे। उसने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। अचानक सामने लगे शीशे पर उसकी निगाह पड़ी थी। वीरान आँखें, सूनी मांग, उजाड़ उजाड़ सा माथा। वो खुद अपने को देखकर सहम गई थी। क्या वो 10 दिन पहले वाली गुंजा है? सिंदूर से दमकती हुई मांग निकेत को बहुत अच्छी लगती थी। जाने के कुछ दिन पहले करवा चौथ के दिन उसने खुद गुंजा की मांग भरी थी। क्या पता उसी इसी कारण तो ये सब नहीं हो गया। दादी कहती थी कि पति अपनी पत्नी की मांग जीवन में केवल 2 बार भरता है, एक शादी के समय और दोबारा पत्नी के मरने के बाद। काश उस दिन वो अपनी मांग खुद भर लेती तो शायद ये सब ना होता। हाथ से आंसू पोंछकर वो शीशे के सामने से हट गई थी। क्या करे, कहाँ जाए वो?
निकेत को क्या अंत समय में उसकी याद ना आई होगी? उफ, ये अकेलापन। तभी दरवाजे पर कॉल बेल बजी थी। वर्दी पहने एक सैनिक खड़ा था। एक लिफाफा देकर उसने बताया था कि एक समारोह में निकेत को मरणोपरांत पदक दिया जाना है, उसे लेने आना होगा। सूचना शायद घर भी गई होगी, क्योंकि शिथिल, उदास, थके से ससुर जी शाम को आ गए थे। पहली बार उसे ससुर जी पर दया आई थी। इस उम्र में इतना बड़ा दुख कैसे झेल पाएंगे? सास तो पागल हो गई होगी रो रो कर। समारोह चल रहा था। महामहिम राष्ट्रपति जी पदक देने स्वयं आए थे। अनाउंसमेंट चल रहा था। निकेत के बारे में बताया जा रहा था, कैसे वो दुश्मन के घेरे में फंसकर भी अत्यंत वीरता से लड़ा था और 5 दुश्मनों को मार गिराया था। मरते मरते भी उसने एक दुश्मन को गोली का निशाना बना दिया था। वो धवल वस्त्रों में धीरे धीरे पदक लेने राष्ट्रपति जी की ओर सामने गई थी। चेहरा अत्यंत दयनीय सा था। अचानक उसका ध्यान निकेत के नाम पर होते जय घोष पर पड़ा। आवाज़ गूंज रही थी, शहीद निकेत अमर रहें, राष्ट्र के गौरव। अमर शहीद निकेत को हम सब नमन करते हैं। पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। राष्ट्रपति जी ने भी श्रद्धा से सिर झुकाकर नमन किया था और पदक तथा अनुग्रह राशि उसे सौंप दी थी। वो 2 कदम पीछे हटी थी और माइक के सामने खड़े होकर बोली थी, राष्ट्रपति जी, मैं ये पूरी धनराशि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में देना चाहती हूँ। मेरे लिए उनका ये पदक और उनका अर्जित किया हुआ यश काफ़ी है। तालियों के बीच वो मंच से उतरी थी और वृद्ध ससुर जी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ समय बाद वो ससुर के साथ गांव जाने की तैयारी कर रही थी, निकेत की यादों को संजोने के लिए। पड़ोस के लोग खड़े देख रहे थे। किसी ने कहा था, बेचारी मात्र 1.5 साल सुहागन रह पाई। देहरी से पांव निकालती गुंजा ठिठक गई थी और फिर सिर उठाकर बोली थी, ऐसा मत कहिए, मुझे फख्र है कि मैं उनकी विधवा हूँ। वे अगर हैं, मेरा सुहाग भी अगर अन्य किसी का 100 वर्ष का, वे अमर हैं और किसी का 100 वर्ष का सुहाग भी इससे अच्छा नहीं हो सकता था। बूढ़े ससुर की आंखें चमक उठी थीं और गर्व से उन्होंने पहली बार अपनी बहू को निहारा था। नमस्कार।